Pranav sir, we are live on all platforms. नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में स्वागत है। हमारे मैं सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, हमारे प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे सभी दर्शक जो हमें इस समय देख रहे हैं, उन सबका भी स्वागत करता हूं। बहुत गर्मी है इस समय उत्तरी भारत में, और पत्रकार मित्रों ने राजनीतिक माहौल भी बहुत गर्म बनाया हुआ है। इस गर्मी में जो एक वर्ग है इस देश का, जो अन्नदाता वर्ग है, वो झुलसा सड़कों पर बैठा है पिछले 6 माह से अधिक। उनके गुहार को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, उनके मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी से कि वो आपको ब्रीफ करें। धन्यवाद प्रणव जी, आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जहां पर भी हों सुरक्षित हों और आपके परिवार वाले परिजन भी सुरक्षित हों। आज कल का एक बयान था जिसका आज रिपोर्टिंग आई है। एक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक बहुत ही बेहुदा और शर्मनाक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 3 काले किसान विरोधी कानूनों को छोड़कर वह किसान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैंने अभी तक इतना बेतुका बयान अपने जीवन में नहीं सुना। ये तो वही बात हुई कि आप हमारे घर पर खाने के लिए आमंत्रित हैं, लेकिन भोजन नहीं परोसा जाएगा। तो मैं किसानों से बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कानून को छोड़कर किसी बात पर भी बात कर ले तो वो आपसे वेदर डिस्कस करने तो नहीं आएंगे तोमर जी। खैर, और ये लेकिन कहीं ना कहीं कृषि मंत्री का, इस सरकार का, प्रधानमंत्री का अहंकार और जो जुल्मी रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है भारत के किसानों को लेकर, वो दिखाता है। प्रणव जी ने भी गर्मी का जिक्र किया। इतनी गर्मी है कि घर के बाहर अगर आप 10 मिनट धूप के नीचे खड़े रहिए तो झुलस जाइएगा। और उस गर्मी में, कड़कड़ाते जाड़े में, बारिश में, आंधी में, पानी में हमारा किसान सड़कों पर बैठा है, और वो अपनी मर्जी से नहीं बैठा है। तो तोमर जी, अगर किसान अपने खिलाफ बनाए गए कानूनों के बारे में बात नहीं करेगा, उनका विरोध नहीं करेगा, तो बात करने को है ही क्या? वो आपसे क्या आकर बात करेगा? कानून को तो खत्म होना ही पड़ेगा और बात तभी बनेगी। प्रधानमंत्री जी तो कहते थे वो एक फोन कॉल दूर है, और 22 जनवरी के बाद से आज तक किसानों से एक भी मीटिंग तक नहीं हुई है। ऐसा क्यों है? और मैं प्रधानमंत्री जी से पूरे आदर के साथ जरूर ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप तोमर जी की इस बेतुकी बात का, कि हम किसानों से बाकी किसी भी बात करने को तैयार है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं, या आप उनको डांटिएगा, डपटिएगा कि इस तरह से दंभ और अहंकार में चूर होकर बात ना करें? वो देश के अन्नदाता के बारे में बात कर रहे हैं। आज 6 महीने से ऊपर हो गए, ये सर्वविदित है। किसान और इस देश के 62 करोड़ किसान इस कानून के खिलाफ है। कुछ बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ पर इतनी पाबंदी लगा दी गई है कि वो अपने घर से निकल के प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस देश की आत्मा जो किसान है, वो इन काले कानूनों के खिलाफ है। 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, और अभी भी इस सरकार का दंभ और अहंकार टूटा नहीं है। किसान जायज मांग को लेकर विरोध पे मजबूर हैं। वो अपनी मर्जी से बॉर्डर पे नहीं बैठे हैं। आपने उनके रास्ते में नुकीली कीले गड़वाई, तार कड़वा दिए, इसलिए वो बैठने को मजबूर है। वो तो यहां पर आके आपसे बात करके विरोध करना चाहते थे। क्या देश के 62 करोड़ अन्नदाता आपको नजर नहीं आते हैं? ये सरकार से सवाल है, और ये बहुत वाजिब सवाल है। और क्या पूंजीपतियों के साथ आपका गठजोड़ इतना मजबूत है, आपकी मित्रता इतनी प्रगाढ़ है कि आपको धरती पुत्र धरने पर बैठे हुए दिखाई नहीं देते, आपके घर से थोड़ी ही दूर पर? और ये आपके अहंकार के चलते बैठे हैं, अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं। यह भी सर्वविदित है कि खेती जो है वो करीब करीब 25 लाख करोड़ का कारोबार है, और ये कई बाकी इंडस्ट्रीज, कई बाकी सेक्टर से काफी बड़ा व्यापार है। इस 25 लाख करोड़ का जो कारोबार है, वो मोदी जी किसानों से, कृषि मजदूरों से, आढ़तियों से, छोटे दुकानदारों से, मंडी मजदूरों से लेकर 3-4 पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। और यही लब्बो लबाब है 3 काले कानूनों का। पर शायद दंभ में चूर कृषि मंत्री, जिनका ये शर्मनाक बयान आया है, और उनके आका मोदी जी ये भूल गए कि आप किसानों को बहलाकर 25% मुनाफा देने का वादा करके सत्ता में तो आए थे, और आके उनके विपरीत सारी बातें कर रहे हैं, और उनको आपने मरने के लिए सड़क पे छोड़ दिया है। और 600 से ज्यादा किसानों की अभी तक शहादत हो चुकी है। सरकार की कुरीतियों और विफल नीतियों की वजह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं।
खाद के दाम बढ़े हैं, कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़े हैं, ट्रैक्टर का दाम बढ़ा है, कृषि उपकरण का दाम बढ़ा है, और इन सब के चलते 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर खेती करने का जो लागत आती है वो बढ़ गई है। और बजाय उनको राहत दी जाए, उनको एक 6,000 रुपए का झुंझुना पकड़ा दिया गया, और वो 6,000 रुपए का झुंझुना भी, उससे करीब 6 से 6.5 करोड़ किसान अभी भी वंचित हैं। तो ये तो पहली बात हो गई। देश का किसान परेशान है आपकी विफल नीतियों की वजह से। एक चुनी हुई सरकार से वो उम्मीद करता है कि आप उनका दर्द समझिएगा, अपना अहंकार छोड़िएगा, अपने पूंजीपति मित्रों का मोह त्यागिएगा और उनसे बात करके रास्ता निकालिएगा। और इसीलिए हम पुनः कृषि मंत्री के इस बयान की कि हम कानून को छोड़ के बाकी कोई भी बात करने को तैयार हैं, इतने बयान की निंदा करते हैं। यह अत्यंत शर्मनाक है और मैं पुनः इस मंच से उनकी बर्खास्तगी की मांग करती हूं, क्योंकि कृषि प्रधान हमारे देश में किसानों के अपमान करने वाला, तिरस्कार करने वाला ऐसे व्यक्ति को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। सार्वजनिक जीवन में शायद यह असंवेदनशीलता की बहुत ही निम्न दर्जे की का उदाहरण है, जो इससे पहले कभी देखा नहीं गया है। I will in brief, very briefly in English, just repeat what I had said. A statement of the Agriculture Minister Narendra Singh Tomar has come to light, where he has said that he's willing to speak on everything else with the farmers other than the laws. So Mr. Tomar, the farmers don't want to come and discuss the weather with you. They want to discuss laws which are against them. But you, your prime minister and your government is so vehemently opposed to the Indian farmers that you don't want to talk about the one issue that is causing heartburn. You don't want to talk about the one issue that threatens their livelihood. You don't want to talk about the one issue because of which 600 farmers have been martyred. It's been over 6 months. They're sitting on the borders of Delhi, a stone's throw away from the prime minister's residence. You don't want to talk about them. You want to talk about everything under the sun. They're not willing to. The reality is that 62 crore farmers in the country are opposed to your anti-farmer laws. They want these laws to be changed. They want these to be taken back. They want new laws to be made, which will be beneficial and in consensus with the farmers. Over 600 farmers have been martyred, but you don't seem to be willing to give up the love that you have for 2 or 3 big business houses, in whose pocket you really want to put a 25 lakh crore agri industry, which is much bigger than most industries. It impacts the farmers, it impacts the landless laborers, it impacts the mandi laborers, it impacts the small and medium shopkeepers, it impacts so many people. And it is your doing because of which the cost of doing agriculture has gone up by 15,000 rupee per hectare. But instead of resolving that, you've increased diesel prices, GST on tractor and agri equipment, fertilizer, and on other agri related products, medicines, pesticides. All of that has amounted to this steep rise in doing agriculture, 15,000 rupee per hectare. But instead of giving them any relief, you actually have given them the 6,000 rupee carrot. And even that carrot has been denied to almost 6 to 6.5 crore Indian farmers. So the reality is that you have no idea about agriculture. You do not want to react to the plight of the Indian farmers. You need to speak to them. You need to sit across the table. The Prime Minister used to say he's a phone call away. The last meeting that happened between the government and the farmers was on the 22nd of January. It is very hot. North India and almost all parts of the country are under a huge heat wave. And even then the farmers are out there on the streets protesting against you because you have refused to give up the love that you have for industrialists, and you have refused to heed to the request of India's farmers. I will only say that from this platform, once again, we demand the resignation and the removal of India's agriculture minister. Somebody so egoistic and somebody so oblivious to the plight of the Indian farmers has no business being a part of Indian government. And to Mr. Modi, I will only say, you may say a lot, it is time to walk the talk. And the talk is all about India's farmers, and the talk is all about how they're suffering at your hands. So willing to take questions, first Suomoto and then anything else. Yes, thank you, Supriya ji. We'll first take questions on Suomoto, as she told you. Siddharth, can see Siddharth's hand. Sunil, Siddharth, आपसे शुरू करें. शोभना is also there. Siddharth. सर मेरा सवाल Suomoto पर नहीं है, तो आप पहले जो उसका Suomoto पर इंतजार कर लेते हैं. I'm sure Suomoto पर सवाल है. सुनील जी, do you want to ask on Suomoto?
Well, it is partly suo moto, partly on the current political developments which are affecting the Congress party deeply and much to the dislike of the we'll Congress take workers. But anyway, I will just take first the suo moto Yes. part, and then she can I'll come leave back it to you because today. Yeah. Yes, So I'll come back. basically, Supriya, you're well aware that it's been a long wait for the farmers in the borders of Delhi. And though the Punjab government is trying to help as much as it's possible, and it's a non-political movement, it is not going forward. Somewhere down the line, they seem to have lost the ammunition and the kind of spirit and the kind of support they had got in around December, January. And of course, the unfortunate events that took place after that on Jan 26 have been a turning point. What is the Congress party trying to do to ensure that justice comes? Because one is, of course, its matter is pending before the Supreme Court, and there is a committee which is taking place. And how do you go forward from there? And my other question is about the situation that you have seen today. We have seen one more general in charge of the Congress party leave this thing. There is already Mr. Sachin Pilot has already said that he feels slighted in terms of development. So when is the Congress going to really address these issues, and how do you view many young Turk leaving the party? I will first answer the question on suo moto, which is about the plight of farmers. You have to go across the hinterland of this country. You have to go to villages to realize what they fear and why they fear what they fear. So anybody who tells you that the spirits of the farmers is broken is telling you things which are farthest from the truth. What has happened is, and I'm not talking about you, but media in general has stopped covering the farmers issue, but the farmers are still very much on the borders. The farmers are still very much adamant on these laws being taken back, because these are laws that are not just against India's farmers. These are laws that are against generations of farmers who will come forward. It is against an entire industry which employs almost 60 to 70% of our population. So it is, I think it will be wrong for any of us to assume that the movement has lost spirit. Yes, the media spirit to cover the movement has certainly waned. And why it has happened, you're an independent journalist with a free thinking mind, you know that more than me. Having said that, I also think when it's been 6 months to a movement and the movement has been largely peaceful, all precautions being taken, it is the duty of the central government to come forward and speak to the farmers. You have to invite them for talks. The last round of talks happened on the 22nd of January. And after that, the Prime Minister said, I'm a phone call away. You don't expect the farmers to pick up the phone and call up. The Prime Minister's office, the Agriculture Minister has to call for a meeting. And instead of that, the Agriculture Minister turns around and says, two very bizarre things. The first thing that he says is that we are willing to talk to them about anything other than the laws. And I gave a very crude example. It's almost like calling somebody for dinner and then saying that food will not be served. So what should they talk about? Should they be discussing the loo? Should they be discussing the weather? Should they be discussing how 600 farmers died? They need to discuss these laws because these laws impact them. And the second most bizarre thing that he said was that prices of edible oil are going up because there is less, mixing or something. He said like that. What kind of arguments are being given by people in authority and power is something that puts us all to shame. So I don't think the farmers' movement has lost its spirit or its stir. I think the media is not showing it enough. We just have to hop across and go to the borders or go across villages. In UP, for instance, I will give you one small example because it doesn't get reported too often. In UP, for instance, there is a nodal officer for every district and a nodal officer no lower than the rank of a DIG, whose job is, and one of the KRAs for the farmer protest was to identify farmers who can sympathize with these protests. You obviously will not see farmers get out and be arrested, but they're all absolutely anti these laws, and they're in unison with the farmers sitting at the borders. I will take your second question, if I may quickly go around and ask, is there anything suo moto? Because then we can move forward. Let's ask. I will take your second question. Shobna from The Hindu. Shobna ji. No, I also have a question apart from suo moto. So. Is this on the same thing? Yes. So why don't you repeat the question? आप भी अपना सवाल बोल दें so that she's able to answer at once.
Yeah, I just want to understand now that Jitin Prasada has also gone on, the speculation about him joining the BJP had been on for last 7 years. Do you believe, ma'am, that the Congress party is not able to accommodate the personal aspirations of these leaders, and which is why, despite staying on for 7 years, hoping against hope that they will win on the Congress ticket, that they decide to move on to another party? ओके, सिद्धार्थ, आप भी जोड़ना चाहेंगे अपना सवाल? इससे मिलता जुलता सवाल है तो सिद्धार्थ शर्मा जी फ्रॉम एएनआई। सर, मेरा सवाल यही है, मेरा इसमें इलेबोरेशन मैं चाहता हूँ आप लोगों का जवाब से, क्योंकि टीम राहुल गांधी जो एक मानी जाती थी, जिसके अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया वो कांग्रेस से चले गए, आज जितिन प्रसाद चले गए, मिलिंद देवड़ा भी मार्जिनलाइज हैं, सचिन पायलट की भी जो है वो किसी से छुपी नहीं है। क्या वजह है, क्या माना जाए कि कांग्रेस पार्टी अपने फ्यूचर को जो टीम भारती खड़ी करी गई थी यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान, वो संभल नहीं पा रही है, और अगर यंग लीडर्स जो है वो रास्ता अपना अलग कर लेंगे तो कैसे आप लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे? जी, और आप उत्तर प्रदेश से भी हैं शुक्रिया जी, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरा भी आपका गया है, उससे क्या नुकसान देखती है? जी जी। एक सवाल विजय लक्ष्मी भी है इंडिया टीवी से। विजय, आप भी पूछ लीजिए अपना सवाल। क्योंकि सुप्रिया जी खुद उत्तर प्रदेश से आती हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो चेहरा था, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद जो है, वो भारतीय जनता पार्टी को परसेप्शन की एक बैटल में कांग्रेस पार्टी को इससे बड़ा नुकसान होने जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि परसेप्शन की बैटल आप आने वाले विधानसभा चुनाव में एक ब्राह्मण चेहरे के इस ओर से उस ओर जाने से हार जाएंगे, और क्या एक बड़ा नुकसान होगा वहां पर? क्या चिंता है इस बात की पार्टी को? मेरे ख्याल से सवाल का जवाब हिंदी अंग्रेजी दोनों में आप बारी बारी से दें। जी हाँ, मैं थोड़ा सा लंबा दूंगी और आशा करती हूँ कि आप लोगों के सारे सवालों का जवाब मैं दे पाऊंगी। कुछ सवाल पूछे गए हैं। मैं सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूं कि नेता ब्राह्मण और ठाकुर और वैश्य या कोई और जाति का नहीं होता। नेता नेता होता है, जो सार्वजनिक जीवन में है वो सबका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो मैं जातिगत बातों से बचती हूँ क्योंकि मेरा इसमें कोई यकीन नहीं है। खैर, मैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि इतिहास बताना जरूरी होता है। आप सबको विदित होगा कि जब सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस की कमान संभाली थी तो स्वर्गीय श्री जितेंद्र प्रसाद जी ने उनका विरोध किया था और उनके खिलाफ उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था, जिसको वो हार गए थे। और उसके बावजूद भी सोनिया गांधी जी ने उन्हें अपना उपाध्यक्ष बना दिया था, और इसके बाद जितेंद्र प्रसाद जी के जीते जी उनकी ना कभी उपेक्षा करी थी। इनफैक्ट उनको अपने नजदीकी सलाहकारों में से एक वो मानती थी। जितेंद्र प्रसाद जी की आकस्मिक मौत के बाद उनके बेटे जितिन प्रसाद जी, और मैं ये जो भी कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि जितिन प्रसाद जी मेरे एक अच्छे मित्रों में से एक है, उत्तर प्रदेश से हम दोनों आते हैं, तो मुझे आज दुख है उन्होंने जो किया है, और दुख काफी कारणों से है, तो मैं आपको उसके कारण भी बताऊंगी। तो उनके बेटे जितिन प्रसाद जी राजनीति में आए और वो 30 साल की उम्र में से कम में, शायद शाहजहांपुर से वो उनको कांग्रेस का टिकट मिला, वो सांसद बन गए। उसके पहले वो यूथ में जनरल सेक्रेटरी थे, एक बड़ा पद होता है वो। और कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने तमाम महकमों में मंत्री पद पर रहते हुए काम किया। कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान दिया, तरजीह दी। ये 10 सालों के बाद की बात है। तो जब जितिन जी कुछ बातें कहते हैं कि मैं पिछले 10 साल से सोच रहा था, तो आप 10 साल से कब सोच रहे थे? जब आप सरकार में मंत्री थे, जब आपको कांग्रेस की सरकार में विभिन्न पदों पे, चाहे वो इस्पात मंत्रालय हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो एजुकेशन हो, आप तमाम महकमों में मंत्री रहे। मैं पूरे सम्मान के साथ जितिन प्रसाद जी से ये जरूर कहूंगी कि आपने जो किया है वो बहुत दुखित करता है, और दुखी इसलिए करता है कि इस दुर्भाग्य है कि जब देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, जब देश इस भीषण महामारी से जूझ रहा है, और मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए निराश हूं क्योंकि इस महामारी के कुप्रबंधन के चलते लोगों की मौतें हुई है, जिन जिंदगियों को बचाया जा सकता था। और कुप्रबंधन किससे हुआ है? उत्तर प्रदेश की सरकार से हुआ है, योगी सरकार से हुआ है। कुप्रबंधन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या नेतृत्व विहीनता में हुआ है। तो क्या जितिन प्रसाद जी ऐसे लोगों के साथ खड़े रहने को इतने आतुर, इतने तैयार थे? क्या आपने उनका हाथ पकड़कर, उनका हाथ थामकर भूल नहीं की जितिन जी?
क्या आपको उन लोगों के साथ खड़े रहना आज मंजूर है जिनके चलते लाखों लोगों की जान गई, जिनको बचाया जा सकता था? क्या आप उन लोगों के साथ खड़े होकर अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 7 साल में हर लोकतांत्रिक संस्था का दमन किया है? क्या आप उनके साथ खड़े रहने में फक्र महसूस कर रहे हैं जो कि देशद्रोह का कानून लगाकर अभिव्यक्ति की आजादी को निरंतर दबाते जा रहे हैं? ये दुर्भाग्य है, और मैं ये पूरे सम्मान से और पूरी विनम्रता से कहती हूं कि ये दुर्भाग्य है कि इस लड़ाई को समझने में दिक्कत हो रही है। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की लोलुपता की नहीं है, ये अगली बार एमपी बन जाने की या अकोमोडेट करने की या राज्यसभा में पहुंचने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई एक विचारधारा की है, ये लड़ाई सिद्धांतों की है, ये आइडिया ऑफ इंडिया, हमारा आइडिया ऑफ इंडिया वर्सेस उनके आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है। और आप एक 360 डिग्री का यू टर्न करके जब कहीं जाते हैं तो शायद आपके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट में दिक्कत हमेशा से थी। और मैं ये फिर से बोलूंगी, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे पूछूंगी कि आपका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, आपका मॉरल कंपस कहां गया? जिस सरकार ने इस देश को इस कगार पर लाके खड़ा कर दिया है कि आज मिडिल क्लास हो, मध्यम वर्ग हो, गरीब हो, गुर्बत इस देश में बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था ठप है, बेरोजगार बढ़ गए, कुप्रबंधन कोरोना का हम सब ने देखा, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का दमन हो रहा है। आप कैसे अपने आप को सहज महसूस कर सकते हैं ऐसे 7 लोगों के खड़े रहने के? और मैं फिर से बोलूंगी कि दुर्भाग्य, और मैं सिर्फ ये जितिन जी के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, मैं और तमाम लोगों के लिए बोलती हूँ, ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने काफी इन लोगों को, और आपने सही कहा, ये चर्चित चेहरे थे, ये युवा चेहरे थे, ये आने वाली कांग्रेस का भविष्य थे और कांग्रेस में इनका दमदार रोल था। इन लोगों को बढ़ावा दिया कांग्रेस पार्टी ने, पद दिया, जिसने भी छोड़ा, चाहे वो इनके पहले कोई गया हो, जिनको मंत्री कांग्रेस सरकार ने बनाया, उनका हाथ थामा, व्यक्तिगत रूप से थामा पिता की मृत्यु के बाद, या अब जिसको कांग्रेस ने इतना कुछ दिया, तो क्या ये सहूलियत की राजनीति नहीं है? मैं सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ये आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की बात है, ये सैद्धांतिक और विचारों की लड़ाई है, या ये सहूलियत की राजनीति? क्योंकि ये भी सच है कि पिछले 20-30 सालों में तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर हमारी सरकारें नहीं हैं, और आज भी वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हमारा झंडा लेके गांधी की विचारधारा को फैलाने के लिए, गांधी के इस देश की आत्मा को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। वो सत्ता की लोलुपता में कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि ये कन्वीनियंस की राजनीति करी जा रही है? और कहीं पर मैं फिर से कहूंगी, कहीं पर यह सारी बात आकर टिक जाती है सिद्धांतों पर, विचारों पर और विचारों की भिन्नता पर। आप लाइक माइंडेड पार्टी में नहीं गए हैं, आप एक बिल्कुल अलग पार्टी में, जिसकी बिल्कुल अलग सोच है, ऐसी पार्टी में जाकर आप अपने सिद्धांतों पर, अपनी विचारधारा पर जरूर सवाल उठाते हैं। और मुझे दुख है कि जिन 10 सालों में आप भारत सरकार के तमाम महकमों में मंत्री थे, आज आप पलट के ये कहते हैं कि उन 10 सालों में या उसके कुछ कार्यकाल में मैं सोचता था कि ऐसा नेतृत्व हो। तो या तो आप तब ईमानदार नहीं थे, या आज आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह कि सहूलियत की राजनीति की जो आप बात करते हैं, वो इसी को कहा जाता है। विचार विहीन, सिद्धांत विहीन राजनीति यही होती। You haven't answered my point about Sachin Pilot, because we have already made it very clear that this is the semblance of rumblings that are taking place within the party. Jiten Prasada is the one who has always been talking about going. What happens to the others? There's Sachin Pilot, they like him. There are hundreds of other people who are very, very upset that the Congress party fails to act. It will only act where Rahul Gandhi is in Wayanad, so they'll take a decision in Kerala. Or they will take some decisions in Uttar Pradesh, but only a semblance of it. There are many who feel that the Gandhi leadership needs to act and act firmly, which it's failing to do so. Would you please respond to that specific point? I will react to your specific point, but it just slipped my mind that Pranav ji had asked me to say this in English also. I'll make a brief statement in English and then I will react to your point. I think it is important to jog our memories and to set the context as far as today's exit is concerned. Some of you are obviously aware, and
you know that Jitendra Prasad ji, Jitinji's father, late Jitendra Prasad ji, had contested against Mrs. Gandhi when she had taken the command of the Congress party. He had lost an election of presidency against her. And even then he was accommodated as a vice president, and he continued to be one of her close advisors. Despite the ideological differences he may have had to begin with. She never rebuked him. She kept, she listened to him. She kept his advice close. And after his sad demise, Jitinji had come into politics. He was given the ticket from Shahjahanpur. He won that seat twice over. And after that, in the 10 years of the UPA government, he served in various ministries as Minister Independent Charge, Minister of State, whether it was Steel, HRD, Petroleum and Natural Gas, and ministries like that. And these were important portfolios to hold. And so it baffles me. And I say this with all humility. I say this with a lot of sadness, because I consider Mr. Prasad as one of my, good acquaintances, a friend. I would say that at a time like this, when the country is going through its huge crisis, a pandemic of this nature, and people who are responsible for the kind of mismanagement that one has seen, whether it is on account of not enough oxygen being available, not enough people being protected with vaccines, drug shortage. These people exist in the UP government headed by Yogi Adityanath and in the central government headed by Mr. Narendra Modi. And as far as vaccination and oxygen is concerned, it stops at the doorstep of the Prime Minister. There is no other way to define this. And is Mr. Prasad comfortable being in their company? Are you comfortable being in the company of people who presided over deaths that could have been avoided? Are you comfortable being in the company of people who, because of whose negligence, thousands of lives were lost, because of whom and who have consistently for the last 7 years clamped down upon democratic institutions, on the freedom of speech and expression, consistently curbed it? Every time there is a valid question raised, there's a sedition charge that comes along. Are you comfortable being in company of people like this? And I would also say this is not just a battle for the next parliament elections or the next parliament seat or a Rajya Sabha or a ministerial berth. I think this battle is far more than that. It is a battle between two ideological differences between what India should be and who we stand for in public life. Do we stand for the rich and the famous and the moneyed, or do we stand for people who are deprived? Do we stand for people who have lost their voice, or do we stand for people who want to grab every opportunity to be in the headline? And this ideological war, this war of principles, I'm sad Mr. Prasada has chosen to do a complete somersault and go to an ideology that he was vehemently opposed to. So all I will say is that, there are people, there are workers in states where we are not in power for the last 20, 25 odd years. They continue to fight on the ground. They continue to stand for Mahatma Gandhi's India. They continue to stand for the ideology of the Congress party. And they have not been suitably rewarded. But for all those people who've quit and gone, you have been suitably rewarded. And to my friend Jitin, I will only say that I think many have quit before you. You've seen their fate. It's all right, you do that. But the reality is that, it does raise questions on ideological commitment and principles to a great extent. As far as your question, Sunil, goes, Mr. Pilot or anybody else that you mentioned, this is all in the realm of, rumor mongering. This is in the realm of speculation. I'm not going to answer a question on that. He is a member of the Congress party, a committed soldier. I'm sure the leadership will take care of his aspirations like it has. I mean, he has spoken on record. He has spoken on record on that issue. Let me finish my answer and then you can come in. He has been suitably rewarded. He was one of the youngest members to be elected, one of the youngest ministers, one of the youngest deputy chief ministers. He's been on record to say that, some issues still need to be resolved. And politics is always a work in progress. Politics is not something that, I wake up on Wednesday morning and something is decided and on Wednesday evening it is delivered. The turnaround time in politics is not a day, not a week, maybe not even a month. And I think Mr. Pilot is young, he's energetic, he's committed. He perhaps needs to be patient, and I'm sure the leadership will take care of the, quote unquote, aspirations that you alluded to. And everybody, I mean, we are a democratic organization. We are an organization that was born out of the freedom struggle. We really value the freedom of putting forward your views. And in that very spirit, we welcome what Mr. Pilot has said, and I'm sure it will be taken care of. But I refuse to, and you're a good friend, I refuse to accept the other allegation that keeps coming from the media, that, the Congress is not doing anything for dissent. The Congress does a lot more for dissent than most other parties do. The only thing is that media has the freedom to cover a Congress dissent
whereas it doesn't have the freedom to cover the BJP dissent. How many TV shows did we see on what was happening in Uttar Pradesh? I come from there. I understand that politics. I knew what was happening. I knew how Mr. Yogi Adityanath put down his foot. He was being made to resign. I know all of that. I know the dynamics between AK Sharma and Yogi. I know the dynamics between Mr. Yogi and Mr. Prime Minister. Why does the media not talk about it? I'm not talking about you specifically, but I'm saying the media at large. Because the BJP doesn't want the media to talk about it. But the reality is that I am happy that the Congress party gives the space for dissent and disagreement. I mean, whether it is Karnataka, whether it is now Madhya Pradesh, whether it is Uttar Pradesh, there are huge voices of discontent within the BJP. But you will never see this manifest in the press. And I'm not saying this is us versus them, we have dissent and so do they. I'm not pointing fingers. All I'm saying is that our dissent, you also have the right to cover and report and talk about our dissent. I'm sure you do that for the BJP as well, you specifically. But the media at large is hugely silent, and I think that raises many questions. Thank you. मैम उसको हिंदी में भी एक बार बता दीजिए मैम। सचिन पायलट क्योंकि कह रहे हैं कि जो कमेटी बनाई गई थी उस समय जब वो पूरी घटना हुई थी, उस कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई है, वो नाराजगी उन्होंने इस तरह से जताई है। सचिन पायलट जी हमारे एक बहुत सम्मानित नेता हैं, वो एक बहुत ही कुशल कार्यकर्ता रहे हैं, वो मंत्री रहे हैं भारत सरकार में, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो यंगेस्ट रहे हैं, और अगर उनको कुछ शिकायत है तो उन्होंने अपनी बात कही है, जो कि हमारे जैसी संस्था में बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी है, और वो बाहर भी इन बातों को बोल सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है, जो लोग इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, वो इन बातों को सुन रहे हैं, वो इस बारे में तुरंत कार्रवाई करेंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सचिन पायलट जी, जो कि इतने कमिटेड कार्यकर्ता हमारे रहे हैं, हमारे नेता हैं, अगर उन्होंने कोई बात कही है, इसके बारे में मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मुझे खुशी होती है ये देखकर। लेकिन मुझे उतना ही दुख होता है कि चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां हो, जहां पर योगी जी और मोदी जी की बातचीत होनी बंद हो जाती है, जहां पर एके शर्मा और योगी जी के डायनामिक को सब लोग जानते हैं, जहां पर ये जानते हैं कि योगी जी ने रिजाइन करने से मना कर दिया, यहां पर जानते हैं कि योगी जी ने 3 बार दिल्ली आने का न्योता ठुकरा दिया, यहां पर जानते हैं कि कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक विरोध के स्वर लगातार गूंज रहे हैं भाजपा के लिए। लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ विजय लक्ष्मी जी, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि ऐसी बातें मीडिया में नहीं होती हैं, इस पर डिबेट नहीं होता है, इस पर प्राइम टाइम एंकर्स बात नहीं करते हैं, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो। ये मुझसे बेहतर आप जानती हैं इस पर डिबेट क्यों नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात क्या किसी से छुपे हुए हैं? और इसीलिए मैं पूछना चाहती हूं कि किसी भी राजनीतिक संस्था में डिसएग्रीमेंट और डिबेट और डिसकंटेंट जरूरी होता है, नहीं तो आप एम्परर्स, यू बिकम योर मास्टर्स वॉइस। वी शुड नेवर एवर बिकम आवर मास्टर्स वॉइस। हमें अभिव्यक्ति की इतनी आजादी तो होनी चाहिए, और हमारे बड़े नेताओं को तो बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सचिन पायलट जी का जो भी मुद्दा है, जो भी उन्होंने इशू उठाया है, उसका बिल्कुल समाधान होगा। और ये एक बहुत आसान होता है कह देना कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया या कांग्रेस में विरोध के स्वर तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हर जगह से गूंज रहे हैं। उसके बारे में कितने लोग बात करते हैं? बात क्योंकि करने नहीं दी जाती है। सॉरी, देयर इज मोर क्वेश्चन। धन्यवाद। आई होप ऑल योर क्वेश्चंस आर आंसर्ड। Shobna ji, your hand is still flagging. Yeah, I have a supplementary question. As ma'am said that this is an ideological war, and this is not just a question of personal aspirations or short-term gains, but how long can Congress carry on with such attrition? Shukriya ji. For every attrition, there are enough and more people who are very committed to the party's ideology and principle. That's the first thing that I want to say. I don't think it's a question of how long are we willing to carry on with or without attrition. I think it's a question of how committed are we to fighting the war that we have chosen to fight. I don't think from my leadership, whether it is Rahul Gandhi ji or our Congress president or Priyanka ji or our entire senior leadership, I think the commitment to fighting for the cause that we believe in is remarkable. We may be ridiculed, we may be jailed, we may face sedition charges, we may be hounded by the frontals of the BJP, whether it is the CBI and the IT and the Enforcement Directorate. We may be banned by institutions. We may be rebuked by television anchors. We are not going to give up because all of this is happening. This only makes our resolve to fight even stronger. Because trust you me,
When we leave these grand echelons and the periphery of Delhi, there is an India that is hugely discontented. And India, which is at the receiving end of this government's apathy, at the receiving end of economic mismanagement, at the receiving end of joblessness, at the receiving end of COVID crisis. And this government doesn't seem to care. So we in the opposition are not going to sit tight and be scared. There are people that Mr. Modi and his men and his agencies can scare, and there are people who they can't. We belong to the lot that they can't, and we will continue to fight. I would only want to use this platform and say, the more you hit us, the more you push us back, the harder our resolve is to fight you. Supriya, you've spoken brilliantly, but I had just one simple point, that the real crisis is to lead, to actually, for the Congress party to show leadership. Who is it that, the big question that people ask, even in a pandemic like this, who is going to be the opposition? That is the big question mark. Who is the opposition leader? Who is going to be the alternative to Modi and Yogi or anywhere else? In your own home state of Yogi, you don't have an alternative. Neither do you have an alternative for Modi. So how is the Congress party going to be able, I mean, it's all great what you're saying, but in reality, ultimately, it revolves around to the leadership which the Congress is lacking. Sunil, I don't know which opposition are you referring to, because we as the opposition is holding this government accountable every single day. And I will just give you two examples. They may ridicule Rahul Gandhi ji for all I care, but he told you way back in February 2020, a tsunami is coming. You chose to ignore him. He told you in August 2020, what is our vaccination policy going to be? And mind you, that was the time when the world was placing orders. And we just said, this is rumor mongering. We will figure it out. We waited till January, and look at the crisis we have on our hand. Whether it is China, whether it is COVID, whether it is unemployment, whether it is the economic crisis, I don't know what more do you want the opposition to do other than holding the government accountable, other than raising the questions that are to be raised on behalf of the people of this country. And apart from that, I think we need an independent media, like Mr. Gandhi has always said, and we need an independent judiciary that will hold the government accountable. It took the opposition, civil society, and the Supreme Court to call out this government's flawed vaccine policy, and they had to do a U-turn. But you know what baffles me? That U-turn was an acceptance of mistake, and instead, a part of the media called it a master stroke. That baffles me. Usse mera sar sharm se jhukta hai. I'll take another question. Rakesh Kapoor ji has a question. Yes, in fact, before going to Rakesh Kapoor ji, if I'm allowed to come from second, Sure. I wanted to tell Sunil, in all your ambushed questions, see, the people of this country are the opposition. Congress party is just the face, our leadership is just the face. And in fact, I also wanted to reply to that attrition answer, what Shobna asked, is that if you look around yourself, there are thousands like Srinivas, there are unnamed people, millions. I mean, you and I have experienced during the pandemic. There are thousands, millions like that. Those are all people for all the attrition that you need answer for. So people will keep coming because it's a fight of ideology, and people are concerned about the country, and young people are coming and joining and taking up the cause of the people. So Congress party is not going anywhere. Just gives space to the voice of the people, the common people in television. You'll see a vibrant opposition. You'll see a challenge to Mr. Modi and BJP government. I'll move to the last question without Rakesh Kapoor's question. A press conference does not end. Therefore, Rakesh Kapoor, please come in. No, that is not the thumb rule. But before that, I will compliment to you, Parnab bhai. Before that, I will compliment to you. शुक्रिया जी, मेरा सवाल ये है कि क्या वजह है कि ये जितने बड़े बाप के बेटे हैं तथाकथित कांग्रेस में वही विद्रोही बनते हैं? कांग्रेस इसमें कहीं कांग्रेस का भी दोष नजर आता है कि इसने अपनी पुरानी परंपराएं छोड़ दी? मेरा एक छोटा सवाल। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के पिता पर या उनके किसी पुरखों पर कोई कमेंट करना चाहूंगी। ये ना मेरी संस्कृति है, ना हमारी पार्टी की संस्कृति है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो लोग सहूलियत की राजनीति करते हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा, उनको ये विचारना पड़ेगा कि क्या वो सैद्धांतिक जंग लड़ने को तैयार हैं।
एक टर्म एमपी ना रहना या 2 टर्म एमपी ना रहना या मिनिस्टर ना रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या आप सैद्धांतिक रूप से ये जंग लड़ने को तैयार हैं और इसको इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने को तैयार हैं? क्या आप सरकार के आईटी और इनकम टैक्स के मुकदमों से डर जाएंगे? क्या आप ईडी से डर के घर पे बैठ जाएंगे? क्या आप इस सरकार का दामन थाम लेंगे क्योंकि आपको लगता है कि इससे शायद थोड़ी बहुत सत्ता का सुख मिल जाएगा? मुझे लगता है मैं उस पर अपनी बात को रिस्ट्रिक्ट करना चाहती हूं। ये उन 2 विचारधाराओं का डिफरेंस है। ओके, आप म्यूट पर हैं प्रणब जी। और भी कुछ सवाल हैं? सामिया टाइम्स नाउ से पूछना चाहती हैं। Yes, ma'am, I wanted to ask you about the specific of what Jitin Prasad mentioned when he joined the BJP. 2 things. One, he said that Congress party is ending up becoming a Vyakti Vishesh party, which is like a personality oriented or a person oriented or a family oriented party. And the second, he said that he wasn't being allowed to serve people. He wasn't being allowed to work independently. How do you see these 2 charges? Because he was leading the Congress party for the West Bengal elections. He was General Secretary in charge of West Bengal, and a free hand was given to him. You know, to Jitin, my friend, I will only say that when you sit on that podium, you have to speak against a party that you served for a very long time, about 20-21 years of your life, a party where you were a minister for almost 10 years, a party that gave you huge responsibilities. And even as he exits, he is in charge of West Bengal. I will only say this: when you want to serve the people, you do not need a party, you do not need a platform, you just need to go out there and begin serving people. And I'm going to quote the example that my colleague Pranav Jha quoted here, and that is people like Srinivas or people from the NSUI or people from, you know, other frontals who have decided that they will serve the people of this country irrespective of how the government wants to play or not play along. You do not need power to serve people, you need the will to serve people. That's the first thing I would want to say. The second thing, and I think that's the point that you talked about, personalities. It is a huge irony that people who are joining the BJP today, and the BJP begins and ends with Mr. Modi's diktat, have the cheek to talk about personality driven parties. I think the BJP's existence or the lack of political existence is all Mr. Modi. So I don't think you know, these are fair allegations to make, but I understand the compulsions of making these allegations, because those are the conditions put when you want to endorse them, when you wear that BJP thing around your neck. I think these are the things that you're made to say. I feel sad about the fact that he's having to, and he's being forced to say it. Last question, Supriya ji, from your home state. There's another question coming from Seema Gill from Khabar Fast. The question that Premanshu from Anandu Bazar wants to ask is that what is your reaction to this appointment of election commissioner from UP? He's a former chief secretary of this. What do you have to say? I mean, look, there are some parts and some people and some experts who have raised, and some senior bureaucrats who have raised questions on him being a former chief secretary to the present UP chief minister, and should he be there or not. I do hope anybody who comes into that position, and, you know, with all due respect, I would want to say that the credibility of the election commission has taken a huge hit in the past few months, in the past few years. And I think the commission will have to decide what it wants to do. You know, the differences were out in the open, even on the observations of the Madras High Court order, the affidavit that was being filed there. It almost came to blows. People were even willing to resign. So I think the credibility of an institution as independent or as should be independent as an election commission has come into huge controversy. And I think that needs to be restored. So anybody coming in to do this job next, you know, you may come from a state, you may have served with someone, but the new job requires that you're absolutely non-partisan. But the new job requires you to be non-partisan, it requires you to be independent, and it requires you to have a spine. I hope he's coming with all these 3 attributes. The last question, प्रणब जी, ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं, जो इलेक्शन कमीशन ने जो रिफॉर्म्स की बात की है, 5 key reforms regarding linking the voter with the Aadhaar card and terming the news as electoral offense, paid news.
these are 5 key reforms election commission is pursuing. जी हाँ पूछिए। हाँ वही सवाल पूछ रहा था। मैंने यही कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो है 5 जो रिफॉर्म कर रहा है, एक तो है वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने वाला है, दूसरा है पेड न्यूज को इलेक्टोरल ऑफेंस करार देने वाला है। ये ऐसी 4-5 जो चीजें हैं उसके बारे में क्या कहेगी आप, जब आप इलेक्शन कमीशन पे बोल ही रही है? व्हाट इज योर कांग्रेस पार्टी स्टेक? मैंने अभी इसकी बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है। आई हैवंट स्टडीड दिस वेरी वेल, तो मैं बहुत डिटेल में तो इसका जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, प्राथमिक रोल जो उसको मैं रेखांकित करके कहूंगी, वो है इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इट इज द इलेक्शन वॉचडॉग, इट इज द इलेक्शन रेगुलेटर टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आप जो भी करिए, आप कोई भी नियम, कोई भी कानून बनाइए, वो पार्टी के प्रभाव में, सत्ता के प्रभाव में, सरकार के प्रभाव में नहीं बन सकते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराना होना चाहिए। अगर उसके लिए आप कानून बना रहे हैं उसका स्वागत है, अगर उसके विपरीत आप कानून बनाएंगे तो उसका विरोध होगा। मैंने इसके बारे में क्योंकि पढ़ा नहीं है तो मैं इस पर अपनी टिप्पणी व्यक्तिगत अभी नहीं करूंगी। थैंक्स। सीमा जी अपना सवाल पूछिए। Yeah, hi Supriya ji. My question is related to that again, Jitin Prasad, because आपने काफी डिटेल में उनके बारे में एक्सप्लेन किया है, but again my question is that उन्होंने जो ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला है कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप किस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप किस पार्टी में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपको देश की लोगों की सेवा करना है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये टिपिकल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, या आप जो बात कह रही थी कि सरकार का डर, वो इनकम नहीं, आई थिंक इनका फ्रीज हो गया है। मैं जहां तक समझ गई हूँ, मुझे लगता है कि ये सरकार के डर से ज्यादा सत्ता का सुख का भोग करना है, और जितिन जी ने इस ऐसे वक्त पे जाना उचित समझा जबकि देश एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, और उसके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनके कारण देश इस दौर से गुजर रहा है, उनके साथ खड़े रहना क्या सहज कर लगता है जितिन को? बस इसी पर मेरा सवाल शुरू से रहा है और अभी भी रहेगा। मेरे अच्छे मित्र हैं, इसलिए मुझे थोड़ा दुख होता है कि सत्ता की लोलुपता क्या सैद्धांतिक और विचारों की लड़ाई से ज्यादा बड़ी होती है। शिवा जी आपका ऑडियो कट गया था, पर मुझे लगता है मैंने जहां तक आंसर कर पाई हूँ। आप म्यूट पर हैं। जी मेरे ख्याल से उनके सवाल का जवाब हो गया। वो वही पूछे कि आपको क्या लगता है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है? Yeah. Thank you. I think it's been an hour now, nearly an hour, and we have taken all the questions that those were possible to take. In fact, all the questions that came to us. And then I'd like to thank everyone. The important thing in today's press conference was our suo moto, जो किसानों के अधिकारों को लेकर के जो सवाल उठाया गया, जो कृषि मंत्री के वक्तव्य को लेकर जो आपत्ति दर्ज की गई, इसके बारे में आप लोग लिखेंगे, किसानों के अधिकारों के बारे में आप जगह देंगे अपने खबरों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू सुप्रिया जी। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद आप सबका। अपना ख्याल रखिए आप लोग। धन्यवाद।